व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का हमारे परिवेश के पदार्थ। हम अपने आसपास में जो भी चीज़ को देखते हैं, चारों ओर हम ध्यान खिराइए, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान हो या लकड़ी, गाड़ी, कागज़, बर्फ़, जल या जो भी चीज़ हम देखते हैं सब पदार्थ ही है। और अगर परिभाषा की बात करें तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं। अब हम आते हैं द्रव्य पर। एक प्रकार के खास तरह का पदार्थ होता है द्रव्य, जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया के सहायता से हम पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कि चीनी, नमक, चूना आदि। अब जो चीनी है उसको हम पानी में घोल दें तो भी वो चीनी ही रहेगा। अगर उसमें से भाप को निकाल दें तो उसका जो क्रिस्टल बनेगा वो भी चीनी ही होगा। उसी हिसाब से जो नमक का अणुसूत्र होता है माने सोडियम क्लोराइड, तो इसके सोडियम और क्लोराइड को हम आसानी से नहीं अलग कर सकते हैं। चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कैल्शियम को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ के प्रकृति पर। तो पदार्थ कण का बना हुआ होता है। प्राचीन काल से ही जो दार्शनिक लोग हैं इस पर काम करते रहे हैं। और डाल्टन के भी समय में डाल्टन ने कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है परमाणु होता है, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, डाल्टन के हिसाब से परमाणु अविभाज्य था, लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि नहीं, परमाणु भी विभाजित हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और आज तो हम देख सकते हैं कि परमाणु का 150 से ज़्यादा टुकड़ा में उसको विभाजित किया जा सकता है या उसके कण हो सकते हैं। अब आते हैं कि पदार्थ तो कण से बने हुए होते हैं, लेकिन अब ये कण कैसे होते हैं, तो ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। उसके बाद पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इस पदार्थों के बीच में एक आकर्षण का बल लगता है। इस आकर्षण को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और पदार्थ के बीच में जो रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है उसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। तो दो अणुओं के बीच जो बल लगता है वो हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स, और दो अणुओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब भौतिक गुणों पर अगर पदार्थ को विभाजित करने की बात की जाए तो पदार्थ को हम ठोस, द्रव और गैस में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन आजकल अगर आप एडवांस केमिस्ट्री में जाएंगे या एडवांस फिजिक्स में जाएंगे तो आप समझ सकते हैं इसका दो और भी वर्गीकरण, दो और भी स्टेट है। उसका जो क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि ठोस, द्रव और गैस के अलावा एक चौथा स्टेट है प्लाज्मा, और पांचवा स्टेट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम संक्षेप में बीईसी कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ठोस पदार्थ के क्या सगुण हैं। तो ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। आप जो मान लीजिए कोई लोहा है तो उसको थाली में रख दीजिए या ग्लास में रख दीजिए या बाल्टी में रख दीजिए, उसका आकृति वही रहेगा, आयतन वही रहेगा। जबकि आप अगर द्रव को लीजिए, पानी को, तो पानी तेरा रंग कैसा, रूप कैसा, तो जिसमें मिला दो उसी के जैसा। पानी को अगर हम बाल्टी में रख दें तो बाल्टी जैसा हो जाएगा, ग्लास में रख दें तो उसका आकार जो है ग्लास जैसा हो जाएगा, कटोरा में रख दें तो कटोरा जैसा हो जाएगा। लेकिन ठोस पदार्थ के मामले में हम देखते हैं कि उसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। उसके बाद ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठोस से कम घनत्व होता है द्रव का, और द्रव से भी ये कम घनत्व होता है गैस का। तो ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है, और घनत्व जो होता है वो ये प्रति इकांक आयतन में जो द्रव के इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसी को हम घनत्व कहते हैं। यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। और फिर अगर द्रव्यनांक और क्वथनांक की बात करें तो ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ हार्ड और रिजिड भी होते हैं। ये जो है सो कम इनकम्प्रेसिबल होता है। अगर हम इसके कंप्रेसिबिलिटी की बात करें,
संपीडितता की बात करें तो आसानी से हम दाब डाल करके दाब को बढ़ा करके या घटा करके किसी ठोस पदार्थ को नहीं, मतलब उसके आयतन को नहीं बढ़ा या घटा सकते हैं। या मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए सामान्य भाषा में, जो ठोस को हम आसानी से नहीं दबा सकते हैं, तो इसका यही गुण इसका असंपीड्यता कहलाता है। अर्थात ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। अब ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, जबकि आप द्रव में देखेंगे कि जो लिक्विड होता है वो आसानी से उसमें बहाव उत्पन्न होता है। फिर ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इसका जो प्रसार होता है या संकुचन बहुत कम होता है। इसके अलावा कुछ जो ठोस हैं उसमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, जिसको हम अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन होता है कि कोई ठोस पदार्थ लीजिए, उसको गर्म कीजिए, तो बिना लिक्विड में चेंज हुए वो सीधे भाप बन जाता है। तो इसी को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हिंदी में ऊर्ध्वपातन और अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम सब्लिमेट कहते हैं, और हिंदी में कहें तो ऊर्ध्वपात कहते हैं। इसके बाद ठोस में कुछ विसरण का भी गुण होता है, अर्थात ठोस का जो एक अणु है दूसरे ठोस के अणु से मिल सकता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं द्रव के सामान्य गुण। तो द्रव का सामान्य गुण क्या होता है कि द्रव का आकृति निश्चित नहीं होती है, आयतन निश्चित होती है। मतलब पानी 5 लीटर है तो उसको आप बाल्टी में रखिए कि जग में उसको मतलब 1 गिलास पानी है तो उसको आप बाल्टी में रखिए या कटोरा में रखिए या और कहीं रखिए तो 1 गिलास ही पानी रहेगा। 5 लीटर पानी है तो उसको ड्राम में रखिए या बाल्टी में रखिए, वो 5 लीटर ही रहेगा, लेकिन आकार उसका जिस बर्तन में हम रख देते हैं उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। अब द्रव का घनत्व ठोस पदार्थ के घनत्व से कम होता है। द्रव को हम ठोस के तुलना में आसानी से दबा सकते हैं। ठोस जो होता है वो असंपीड्य होता है और ठोस के तुलना में द्रव जो है सो संपीड्य होते हैं। लेकिन द्रव को भी हम इनकम्प्रेसिबल मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, लेकिन गैस से अधिक असंपीड्य और ठोस से कम असंपीड्य होता है। द्रव का द्रवणांक और क्वथनांक ठोस पदार्थ से प्रायः कम होता है। द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है। तो उसके बाद द्रव में विसरण का गुण होता है। द्रव में को अगर कम टेम्परेचर पर रखें तो ये जम जाता है, और द्रव को अगर गर्म करें तो भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो द्रव का ये गुण है। तो ये पहला हो गया आकृति और आयतन। ये शेप और इसका जो वॉल्यूम होता है, शेप उसका निश्चित नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम निश्चित होता है। घनत्व ठोस पदार्थ से कम होता है। द्रव भी असंपीड्य होते हैं लेकिन ठोस के तुलना में ये ज़्यादा संपीड्य होते हैं। इसका द्रवणांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ठोस से कम होता है, और इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। इसमें विसरण की भी प्रवृत्ति होती है, अर्थात द्रव का जो मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे द्रव के मॉलिक्यूल्स में घुल सकता है। और अगर हम कम टेम्परेचर दें तो किसी भी द्रव का जो अगर उसको हम ठंडा करें, बहुत ठंडा करें तो वो जो है जम जाता है। तो किसी भी द्रव का ठोस के रूप में जो परिवर्तन होने की जो घटना है उसी को हम कहते हैं द्रव का जमना। जैसे पानी को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर रखें तो पानी जम जाता है, और किसी द्रव को अगर हम गर्म करें तो गर्मी पा करके उसके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट हो जाता है और वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो जल या भाप, जल का भाप में जो परिवर्तित होने की प्रक्रिया है उसको हम वाष्पन कहते हैं। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा जल भाप में परिवर्तित होता है उस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। और अगर इसको अच्छा से आप परिभाषित कीजिए तो हम कह सकते हैं किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी ऐसा फैक्टर है जो वाष्पन को प्रभावित करता है। तो मतलब ये इसमें आ जाएगा आपको द्रव की प्रकृति, द्रव का ताप, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वायु का वेग, ये सब फैक्टर है। आर्द्रता, ये सब फैक्टर जो है सो प्रभावित करता है वाष्पन को।
इवोपरेशन को। तो अब इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसको हम व्याख्या कर देते हैं कि द्रव की प्रकृति का तात्पर्य है कि द्रव का क्वथनांक जितना ही कम होगा उसका वाष्पन उतना ही तेज़ी से होगा। द्रव का ताप जितना अधिक होगा उतना तीव्रता से उसका द्रव का वाष्पन होगा। अब द्रव के सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा द्रव का वाष्पन उतना ही तेज़ी से होगा। और वायु का जो वेग है वो भी वाष्पन को प्रभावित करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वाष्प के कण को वायु तेज़ी से बहा ले जाता है। अगर वायु में वेग ज़्यादा रहेगा तो वायु के कण को वो बहा करके ले जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि आर्द्रता का भी काफ़ी प्रभाव होता है। आर्द्र वायु में द्रव का वाष्पन बहुत कम होता है, जबकि शुष्क वायु में इसका वाष्पन तेज़ी से होता है। यही कारण है कि भींगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में शीघ्रता से सूख जाता है, जबकि आर्द्र वायु में अर्थात जिसमें मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट ज़्यादा होगा उसमें उसको सूखने में ज़्यादा समय लगेगा। इसके अलावा हम ये भी समझ सकते हैं कि वाष्पन की क्रिया में ठंडा उत्पन्न होती है। अब इसको समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और मतलब इसको अवलोकन भी करके सामान्य ढंग से हम अगर सुराही को देखें तो सुराही में पानी क्यों ठंडा हो जाता है, तो सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जब हम सुराही में पानी डालते हैं और गर्मी के मौसम में जब वो पानी में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं सुराही में, तो उस छिद्र से जो है वो जो मूवमेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से जल के कण बाहरी सतह पर चले आते हैं। और वाष्पन से क्या हो जाएगा, इवोपराइज होकर के जलवाष्प के रूप में ये वायु में मिल जाएंगे। तो छोटा छोटा जो छेद है सुराही का वो उससे वाष्पित होकर के जो गर्म जल है वो निकल जाता है, जो बाकी बचेगा वो ठंडा होगा। यही कारण होता है कि मतलब मिट्टी की सुराही में रखा पानी ठंडा होता है। फिर हम अपने हाथ पर अगर स्प्रिट का 1-2 बूंद रख दें तो हम देखेंगे कि वो हमको ठंडा महसूस होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो स्प्रिट है वो जल्दी वेपोराइज हो जाता है। तो हथेली पर जो रखा मतलब ये होगा स्प्रिट, तो उसका वाष्पन जल्दी से होगा और जब वाष्पन होगा तो उसको ये आवश्यक ऊष्मा हमारे हथेली से प्राप्त होगी और हथेली ठंडी हो जाती है। फिर इसी पर आधारित एक क्वेश्चन पूछता है कि गर्मी के दिन में हम कपास के कपड़े क्यों पहनते थे। गर्मी के दिन में हमारे शरीर से काफ़ी पसीना निकलता है और पसीना हमारे शरीर से प्राप्त ऊष्मा, पसीना हमारे शरीर से मतलब ऊष्मा प्राप्त करके वाष्पित हो जाता है। अब इसमें जब वो वाष्पित होगा तो हमें ठंडा का एहसास होगा। और सूती वस्त्र क्या होता है, तो जल का काफ़ी अच्छा शोषक है, पसीना को वो सोख लेगा, पसीना सोख करके उसको वायु के संपर्क में ला देगा। इसीलिए हम गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव उबलने लगता है। तो द्रव का एक गुण उसका उबलना भी है। क्वथनांक पर दाब का भी प्रभाव होता है। अब अशुद्धि अगर मिला दीजिए द्रव में तो उस अशुद्धि का भी प्रभाव क्वथनांक पर होता है। द्रव में अशुद्धि उपस्थित होने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा आप नमक मिला दीजिए तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं गैस के गुण का। इसका न तो आकृति निश्चित होगा न आयतन निश्चित होगा, इसका घनत्व भी ठोस और द्रव के तुलना में कम होगा। द्रवणांक और क्वथनांक की बात करें तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवणांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होते हैं, तो गैस में संपीडितता का गुण अधिक होता है। अब गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः एक्सपेंड या कंप्रेस किया जा सकता है। गैस में विसरण का भी गुण ठोस और द्रव के तुलना में ज़्यादा होता है। गैस को संघनित भी किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ गैसेज। तो पदार्थ के गैस ये रूप से द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है।
तो इस हिसाब से गैस में दवा भी आप डाल सकते हैं। तो बर्तन की दीवारों पर जो है, अगर गैस रख दें किसी बर्तन में तो बर्तन की दीवार पर ये दाब डालता है। तो बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। इस हिसाब से